जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी शानदार तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से बहुत हार्दिक स्वागत है आज की इस क्लास में। देखिए भाई, इस क्लास में हम लेकर आए हैं आपके लिए जो सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है। ये आपका 2018 का, कौन सा भाई, 2018 का ये सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपका बाल विकास का पेपर है भाई। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन, शरीर के केंद्रीय भाग से परिधियों या अग्रांगों की ओर का विकास दर्शाता है। यानी कि जो शरीर का केंद्रीय भाग है वहां से परिधियों की ओर या उसके अग्र अंग जो होते हैं उनकी ओर जो विकास होता है वो क्या दर्शाता है। ऑप्शन है आपका पहला विकिरणीय विकास के सिद्धांत को, दूसरा विकेंद्रीकृत विकास के सिद्धांत को, तीसरा मध्य बाह्य विकास के सिद्धांत को, या चौथा सोपानीय विकास के सिद्धांतों को। तो देखिए भाई, ये आपका दर्शाता है ऑप्शन नंबर 3 का कि भाई जो मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांत को, भाई क्योंकि केंद्रीय भाग से हो रहा है ना, तो केंद्रीय भाग क्या होता है, मध्य में होता है, और केंद्रीय भाग से आपके अग्रांगों की ओर हो रहा है, बाहरी अंगों की ओर हो रहा है, तो ये मध्य से बाह्य विकास के सिद्धांत को दर्शाता है। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 था। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए, स्कूल बच्चों के समाजीकरण की एक ऐसी संस्था है जहां, ऑप्शन आपका पहला प्रमुख स्थान स्कूली बच्चों का होता है, दूसरा प्रमुख स्थान स्कूल की दिनचर्या का होता है, तीसरा प्रमुख स्थान स्कूल की गतिविधियों का होता है, या चौथा प्रमुख स्थान स्कूल के शिक्षकों का होता है। तो देखिए भाई, स्कूल वो स्थान है जहां पर बच्चे के सामाजिकरण की ऐसी संस्था है जहां क्या होता है, प्रमुख स्थान बच्चे का होता है। किसका होता है भाई, प्रमुख स्थान स्कूली बच्चे का होता है। तो आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है भाई आपका क्वेश्चन, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ जाते हैं और अपने समूह के अन्य लोगों की तरह ही पोशाक धारण करने लगते हैं तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं। ऑप्शन आपका पहला समूह की पहचान का, दूसरा समूह आज्ञाकारिता का, तीसरा समूह निर्देश अनुपालन का, या चौथा है आपका समूह की अनुरूपता का। तो देखिए भाई, आप जब किसी शिक्षक समूह से जुड़ते हैं तो आप उन्हीं लोगों की तरह आप पोशाक धारण करने लगते हैं। भाई जो भी आपकी वहाँ ड्रेस फॉर्म होती है, तो आपका क्या प्रदर्शन कर रहे होते हैं, तो आप प्रदर्शन कर रहे होते हैं वहां पर समूह की अनुरूपता का। किसका भाई, समूह की अनुरूपता का। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपका, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भाई, किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा प्याजे के विकास के डैश डैश चरण से प्राप्त होती है। भाई यहाँ पर आपका जीन प्याजे से पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन ए संवेदीगामक, दूसरा पूर्व परिचालन, तीसरा मूर्त परिचालन, या चौथा औपचारिक परिचालन। तो देखिए भाई, ये आपका जो वस्तु स्थायित्व की भाव अवधारणा होती है वो जीन प्याजे के पहले ही चरण में होती है। पहला चरण कौन सा होता है आपका, संवेदीगामक। ये कब से कब चलता है, ये आपका 0 से 2 वर्ष तक चलता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए भाई, व्यक्तिगत शिक्षा कार्यक्रम की योजना डैश डैश के संदर्भ में बनाई जाती है। ऑप्शन आपका पहला विशेष शिक्षा कार्यक्रम, दूसरा बाल केंद्र शिक्षा कार्यक्रम, तीसरा मुक्त विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम, या चौथा ई अधिगम शिक्षा कार्यक्रम। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2, बाल केंद्र शिक्षा कार्यक्रम के लिए बनाई जाती है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डैश डैश महीनों की आयु के बीच अधिकांश बच्चे शब्दों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों में बोलना शुरू कर देते हैं। ऑप्शन आपका ए पहला 12 से 18, दूसरा 18 से 24, तीसरा 24 से 30, या चौथा 30 से 36। तो बताइए भाई यहाँ पर आपका सही जवाब होगा। देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 18 से 24 वर्ष। यानी आपका जब बच्चा 18 से 24 महीने का हो जाता है, ठीक है भाई, तो तब क्या होता है, 18 से 24 महीने के होने पर आयु में बच्चा छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर बोलना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही था यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, बुद्धि लब्धि या आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। जो आपका आईक्यू होता है भाई, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट, इसकी अवधारणा किसने दी है। ऑप्शन आपका पहला गैल्टन द्वारा, दूसरा विनय के द्वारा, तीसरा स्टर्न के द्वारा, या चौथा टर्मन के द्वारा। तो देखिए ये दिया आपका स्टर्न महोदय ने। किसने भाई, स्टर्न महोदय के द्वारा आईक्यू की अवधारणा दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, सृजनात्मकता को डैश डैश की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। पहला ऑप्शन आपका दृढ़ बौद्धिकता, दूसरा रवादार बौद्धिकता, तीसरा अभिसृत सोच, या चौथा विविध सोच। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, क्या भाई, विविध सोच। क्या हो जाएगा, विविध सोच के आपका यहाँ पर सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
4। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ाएंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है भाई, किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश डैश नियमों के अंतर्गत बताया जाता है। ऑप्शन ए ध्वनि संबंधी, बी व्याकरणिक, सी वाक्यात्मक, या डी विभक्ति विषयक। यहाँ पर सही जवाब है भाई आपका ऑप्शन नंबर ए, ये आपका ध्वनि संबंधी से होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं। भाई जो सोचने की प्रक्रिया आपकी वो किसी भाषा के द्वारा प्रभावित होती है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन संस्कृति प्रभावित, दूसरा भाषा निर्धारित, तीसरा संज्ञानात्मक पक्ष, या चौथा सामाजिक भाषाई उद्धृत। तो वो होती है आपकी भाषा निर्धारित, क्योंकि भाई वो सोचने की प्रक्रिया भाषा द्वारा प्रभावित हो रही है तो वो बोली जाएगी भाषा निर्धारित। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है, वह उपयोग करता है। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि का, दूसरा कलन विधि का, तीसरा मानसिक दृढ़ता का, या चौथा ऑप्शन आपका अनुमानी विधि का। तो देखिए भाई रवि किसका उपयोग कर रहा है, तो रवि कर रहा है उपयोग आपका अनुमानी विधि का। किसका भाई, अनुमानी विधि का। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है, वह उपयोग करती है। ऑप्शन आपका पहला कम करने की विधि का, दूसरा द्वितीयक विस्तारण विधि का, तीसरा उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का, या चौथा क्रियात्मक जड़ता विधि का। तो बताइए भाई यहाँ पर सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। क्या होगा भाई, उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का। जो आपकी उपलक्ष्य विश्लेषण विधि होती है वो यही होती है कि कोई जो आपके कार्य होते हैं उनको आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है, यह कथन बताता है कि। पहला ऑप्शन है आपका लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, दूसरा लैंगिकता एक आनुवांशिक प्रतिभा है, तीसरा लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, चौथा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ सब सही जवाब होगा कि भाई ऑप्शन नंबर 4 की लैंगिकता जो है एक सामाजिक अवतरण है, क्योंकि ये समाज से निर्धारित होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14। ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश डैश के उदाहरण हैं। ऑप्शन आपका परीक्षा के उत्तर पत्रों के मूल्यांकन की प्रक्रिया, दूसरा कक्षा में बच्चों की उपस्थिति की निरूपण विधि, तीसरा उल्लेख पत्र रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, चौथा अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर 4 कि अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि। ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि का आकलन शिक्षकों की सहायता करता है। ऑप्शन ए पहला आपका अधिगमकर्ताओं के प्रदर्शन का रिकॉर्ड रखने में, दूसरा शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में, तीसरा कक्षाओं में अधिगमकर्ताओं के क्षमता समूह बनाने में, या चौथा शिक्षण के लिए गतिविधियों की सूची तैयार करने में। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या भाई कि शिक्षण अधिगम विधियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। समावेशी शिक्षा डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है। यदि आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन किस पर आधारित है भाई, ऑप्शन ए सामाजिक संतुलन, दूसरा है भाई समता एवं समान अवसर, तीसरा सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या आपका चौथा विश्व बंधुता। तो साथियों आपका समावेशी शिक्षा जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो आपकी समता और समानता के अवसर पर आधारित है। किस पर, इक्विटी एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज पर आधारित है भाई। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वर्ष डैश डैश में लागू हुआ। जो आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम वो कब लागू हुआ भाई, पहला ऑप्शन 1992, दूसरा 1995, 1999, या 2016। तो देखिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम आपका जो हुआ था वो हुआ था आपका ऑप्शन नंबर 4 2016 में। कब हुआ था भाई, 2016 में। RPWD एक्ट की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है ना, RPWD। एक आया था आपका PWD आपका 1994 में आया था। PWD जो आया था आपका जो वो था आपका दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, तो आपका 2016 में आया है PWD था आपका 1995 का। ठीक है, यहाँ पर RPWD पूछा था तो 2016 ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर
18 व्यक्तिगत विविधताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए ऐसे विद्यालय होने चाहिए जहां शिक्षक, ऑप्शन ए, व्यक्तिगत विविधताओं के आधार पर वर्गीकृत की गई कक्षाओं में विभिन्न वर्गों को पढ़ा सके। दूसरा भाई, विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न शिक्षण अधिगम प्रविधियों का प्रयोग करने में प्रशिक्षित हों। तीसरा ऑप्शन आपका, विशिष्ट व्यक्तिगत विशेषताओं वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रशिक्षित हों। और आपका चौथा ऑप्शन है भाई, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हट जाएगा आपका। चौथा ऑप्शन क्या है भाई, कि बच्चों को समरूप अधिगमकर्ता बनाने में प्रशिक्षित हों। तो यहाँ पर सही जवाब था आपका, क्या था भाई, ये 18वां क्वेश्चन था। इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कि क्या भाई, कि विविध अधिगम आवश्यकताओं के अनुसार विभिन्न अधिगम शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग करने में वो प्रशिक्षित हों। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब था भाई। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है भाई आपसे, देखिए, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। जो आपका आरटीई एक्ट की बात हो रही है भाई, आरटीई एक्ट 2009 जो था वो आपका दिव्यांग बच्चों की शिक्षा कितने वर्ष तक के लिए बताता है। ऑप्शन है पहला आपका 6 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, दूसरा 3 वर्ष से 18 वर्ष तक के लिए, तीसरा 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के लिए, या चौथा 6 वर्ष से 22 वर्ष तक के लिए। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए कि भाई ये आपका 6 से 18 वर्ष तक के लिए। देखिए, जो आपका दिव्यांग बच्चों के लिए है केवल, ठीक है, जो विकलांग बच्चे होते हैं उनके लिए है ये 6 से 18 वर्ष, वरना नॉर्मल सामान्य बच्चों के लिए आपका 6 से 14 वर्ष था। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, विविध अधिगमकर्ताओं के लिए सुगम्य स्वरूपों में शिक्षण अधिगम सामग्रियां प्रदान करने का तात्पर्य डैश डैश से है। पहला ऑप्शन आपका सार्वभौमिक समावेशी शिक्षा के नैतिक विचार, दूसरा शिक्षण व्यावसायिकता की सार्वभौमिक संहिता, तीसरा शिक्षण के सार्वभौमिक मानवतावादी दृष्टिकोण, या चौथा अधिगम की सार्वभौमिक संरचना। तो यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कि ये आपका अधिगम की सार्वभौमिक संरचना से होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्व जागरूकता एवं संज्ञानात्मक क्षमताओं का नियंत्रण जैसे योजना बनाना, समीक्षा करना और संशोधन करना इत्यादि डैश डैश में अंतर्निहित हैं। भैया किस में अंतर्निहित होते हैं? ऑप्शन है पहले भाई केंद्रीकरण, दूसरा आपका संज्ञान बोध, तीसरा संज्ञान, या चौथा समायोजन। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, क्या भाई, संज्ञान बोध। किसमें होते हैं भैया? संज्ञान बोध में अंतर्निहित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, जब बच्चे प्राप्त की गई सूचनाओं की व्याख्या करने के लिए अपने अनुभवों के आधार पर सोचते हैं कि बच्चे जो सूचना प्राप्त की गई हैं उनको अनुभवों के आधार पर सोचते हैं बच्चे, तो उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए प्रतिक्रियावादी सोच, दूसरा सृजनात्मक सोच, तीसरा अमूर्त सोच, या चौथा मूर्त सोच। तो साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, ये होती है आपकी मूर्त सोच। क्या होगा भाई? ये मूर्त सोच कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही है। चौथा क्वेश्चन, चौथा आंसर आपका आंसर है यहाँ पर। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, अधिगमकर्ताओं को व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर उनकी कठिनाइयों के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए पढ़ाने की विधि को डैश डैश कहा जाता है। भाई जो अधिगम करता है उनको व्यक्तिगत क्षमता के आधार पर अपनी कठिनाई की विधि जो होती हैं उनको स्तरों को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाते हैं, तो वो क्या विधि कहलाती है? ऑप्शन ए विभेदी अनुदेशन, दूसरा चयनित अनुदेशन, तीसरा सटीक शिक्षण, या चौथा त्रुटिहीन अनुदेशन। तो देखिए साथियों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए विभेदी अनुदेशन। क्या कहलाएगा भाई? वो विभेदी अनुदेशन। ठीक है, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, प्रतिपालन अधिगम का एक विशिष्ट चरण है जो अधिगम के डैश डैश चरण का पूर्ववर्ती है। ऑप्शन पहला अधिग्रहण, दूसरा अभिप्रेरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, या चौथा सामान्यीकरण। तो देखिए साथियों यहाँ पर क्या पूछा आपसे कि प्रतिपालन अधिगम जो होता है वो किसका विशिष्ट चरण है? एक विशिष्ट चरण होता है जो अधिगम के किस चरण का पूर्ववर्ती है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, क्या भाई? ये आपका सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती होता है। सामान्यीकरण चरण का पूर्ववर्ती होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, जनजोग का यह मानना है कि संज्ञान और भाव डैश डैश होते हैं। भाई जो आपके जनजोग थे उनका ये मानना था कि आपके संवेग और संज्ञान और भाव होते हैं वो क्या होते हैं? ऑप्शन है आपका अन्योन्याश्रित, दूसरा स्वतंत्र, तीसरा अंतर संबंधित, या एकीकृत।
तो देखिए जंजों के अनुसार जो आपके संज्ञान और भाव होते हैं वो होते हैं आपके स्वतंत्र, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। केवल और केवल जंजोक ने माना है कि ये एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है भाई। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 26। पहले से सीखे हुए कार्यों में सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, वह शिक्षण की डैश डैश विधि का प्रयोग कर रहा है। भाई पहले से सीखे हुए कार्य हैं उनमें सुधार लाने के लिए शिक्षक बच्चों को प्रदर्शन देकर सिखा रहा है, तो वो किस शिक्षण विधि का प्रयोग कर रहा है? पहला अनुकरण, दूसरा आपका अवलोकन, तीसरा संशोधन या चौथा प्रतिरूपण। तो देखिए भाई पहले सीखे हुए कार्यों को में सुधार लाने के लिए जो शिक्षक है बच्चों को प्रदर्शन विधि का प्रयोग कर रहा है, तो वो किस विधि होगी? वो होगा आपका प्रतिरूपण। क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर 4 ये कहलाएगा आपका प्रतिरूपण, यानी कि मॉडलिंग कहलाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, चलिए भाई आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। मैन और जेनिस के अनुसार निर्णय लेने वाले बच्चे समस्या का विश्लेषण करते हैं, विकल्पों की सूची बनाते हैं और इसके फायदे और नुकसान के प्रत्येक पहलू पर विचार करते हैं, उसका व्यवहार प्रस्तुत करता है। भाई उसका क्या व्यवहार प्रस्तुत करता है फिर? ए चौकस, बी सतर्क, तीसरा निवर्तमान या चौथा निरंकुश। तो यहाँ पर सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर 2 क्या भाई? सतर्क। क्या हो जाएगा वो? उनका व्यवहार कैसा हो जाएगा? उनका व्यवहार हो जाएगा आपका सतर्क। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 28। एक समस्या सुधारक बच्चा, भाई समस्या सुधारक बच्चा है, डैश डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो वो क्या करता है भाई? कथनों की सच्चाई और संभावना का मूल्यांकन किस विचार के आधार पर करता है? ऑप्शन ए सृजनात्मक, दूसरा सौंदर्यबोध, तीसरा अमूर्त या चौथा तार्किक। तो प्यारे साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी तार्किक। भाई वो तर्क के आधार पर ही तो करेगा कि भाई कथन की सच्चाई क्या है, संभावना क्या है, उनका मूल्यांकन करता है तो तर्क के आधार पर करेगा, तो तार्किक विचार के आधार पर करेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही है भाई। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 29 क्या है भाई आपका? जिस दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हुए अनुभव प्राप्त करते हैं उसे डैश डैश कहा जाता है। भाई कोई आपने कार्य दिया, उस कार्य को दिए गए कार्य को करते समय बच्चे स्वयं आनंद लेते हैं और अनुभव प्राप्त करते हैं, तो वो क्या कहा जाता है आपका? ऑप्शन आपका पहला ड्रिल और अभ्यास कार्य, दूसरा उपभोक्ता प्रकार का कार्य, तीसरा निर्माणात्मक प्रकार का कार्य या चौथा समस्यात्मक प्रकार का कार्य। तो साथियों वो होता है आपका उपभोक्ता प्रकार का कार्य। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर सही होगा। क्या होगा भाई? वो कंज्यूमर टाइप टास्क होता है। क्या होता है भाई? कंज्यूमर टाइप टास्क यानी उपभोक्ता प्रकार का कार्य। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है साथियों, चलिए भाई अगला क्वेश्चन हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है भाई। देखिए, बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की प्रविधि में अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और डैश डैश संवेदनाओं का एक साथ प्रयोग किया जाता है। भाई बहुसंवेदी शिक्षण अधिगम की जो प्रविधि है उसमें अधिगम संवर्धन हेतु दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और ऐसी कौन सी संवेदना है जिसका एक साथ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपका पहला गतिबोधक, दूसरा कर्णकोटर, तीसरा प्रत्यक्षीकरण या चौथा अवलोकन। तो देखिए यहाँ पर आपका सही जवाब होगा भाई कौन सा? ऑप्शन नंबर पहला आपका गतिबोधक यानी काइनेस्थेटिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर एक मतलब पहला आपका ऑप्शन है वो बिल्कुल यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका सीटेट पेपर का दिसंबर 2018 का ये आपका पेपर 2 था भाई। ये आपका पेपर 2 का जो वो था आपका प्रीवियस ईयर पेपर सीटेट पेपर 2 का दिसंबर 2018 का। यहाँ पर ये आपके 30 क्वेश्चन सीडीपी के हमने यहाँ पर आपको ऑथेंटिक आंसर की से मैच करा करके आपको कराए हैं। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ आए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।